चलिए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस था। हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $1 बिलियन भी नहीं बचा था। आज के तारीख में इसी अकाउंट में तकरीबन $550 बिलियन मौजूद है। हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि हमें IMF से $2.2 बिलियन का लोन लेना पड़ा। वो लोन भी हमें तब मिला जब हमने 67 टन गोल्ड उनके बैंकों में जमा करवाया, बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में जमा करवाया, तब जाके हमें $2.2 बिलियन का लोन मिलता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इस वर्ड का क्या मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो नॉर्मल एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस भी कह सकते थे, पर इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का नाम दिया गया। तो इस शब्द का मतलब समझेंगे, कॉजेस देखेंगे, क्या कारण थे इस क्राइसिस के, किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया, और एनालिसिस करेंगे उन रिफॉर्म्स का जिनको लाया गया इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट्स की कुछ स्पेंडिंग्स होती हैं और कुछ अर्निंग्स होती हैं। स्पेंडिंग्स मतलब खर्चे। गवर्नमेंट स्कूल्स पे खर्च करती है, रोड्स पे खर्च करती है, हॉस्पिटल्स पे खर्च करती है, अपने आर्मी पे खर्च करती है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के। और वैसे ही गवर्नमेंट के अर्निंग्स भी होती हैं। गवर्नमेंट टैक्स से अर्न करती है, गवर्नमेंट कुछ कंपनीज रन करती हैं, उस कंपनी से अर्निंग होती है, गवर्नमेंट दूसरे देशों को लोन देती है, उस लोन के ब्याज उसके इंटरेस्ट पे अर्न करती हैं। तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स भी होते हैं और अर्निंग्स भी होती हैं। सपोज किसी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, या इंडिया की गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है ₹10 का और उसकी अर्निंग है सिर्फ ₹5। तो यहाँ पे जो ₹5 का जो कमी हो गया, इसको कहते हैं डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। जो शब्द है डेफिसिट, इसका मतलब होता है कमी। अगर कोई डॉक्टर आपका रिपोर्ट देख के बोले देयर इज़ आयरन डेफिसिट, इसका मतलब है आपके बॉडी में आयरन की कमी है। तो डेफिसिट मतलब होता है कमी, और जो कि सरकारी पैसे की बात हो रही है तो यहाँ फिस्कल डेफिसिट। तो स्पेंडिंग है ₹10 का और अर्निंग है ₹5, तो ₹5 की कमी हो गई, इस कमी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो जैसे आयरन के कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देता है, यहाँ पे भी कुछ रेमेडीज़ मौजूद हैं जिससे कि हम ये डेफिसिट को पूरा करते हैं। देखते हैं वो 3 तरीके जिससे हम फिस्कल डेफिसिट को कवर अप कर सकते हैं। पहला जो तरीका है कि जब भी पैसे की कमी हो जाए आप और नोट छाप लो, क्योंकि ये तो आपके कंट्रोल में है। ये सबसे बकवास तरीका होता है डेफिसिट को पूरा करने का। जब भी आप नोट छापते हो बिना अपनी इकोनॉमी को बढ़ाए, तो आप इन्फ्लेशन को इनवाइट कर रहे होते हो। एक मार्केट में कुछ प्रोडक्ट है और उसके बदले में कुछ करेंसी, कुछ नोट घूम रहा है। अगर आपने प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाया और सिर्फ नोट छापते चले गए, तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि नोट की वैल्यू कम हो जाएगी। बेवजह अगर आपने नोट छाप दिए तो उस नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी, और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। अगर ये एक चीज़ है, इसका प्राइस ₹10 है और मार्केट में भी ₹10 मौजूद है, अगर आपने बेवजह और ₹10 छाप दिए, ₹20 हो गया, तो इस प्रोडक्ट की कीमत ₹20 हो जाएगी। सो इस तरीके से अगर आपने डेफिसिट पूरा करने की कोशिश की नोट छाप के, बेवजह नोट छाप के, तो उससे मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये सबसे बेकार तरीका है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एक एग्जाम्पल है जर्मनी का। 1921 की बात है, लगभग आज से 100 साल पहले। तब जर्मनी में करेंसी चलता था मार्क, तब यूरो नहीं था। यूरो को शुरू हुए लगभग 20 साल हुए हैं। तो 1921 में मार्क चलता था जर्मनी में। उस वक्त $1 की कीमत होती थी 90 मार्क। जैसे आज इंडिया में $1 लगभग 74-75 रुपीज़ का होता है, वैसे 1921 में $1 90 मार्क का होता था, 90 मार्क्स। जर्मन गवर्नमेंट ने बेवजह इतने नोट छाप दिए कि 1923 आते आते $1 की कीमत हो गई 43 ट्रिलियन मार्क। तो आप सोच सकते हो मार्क की वैल्यू कितनी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई। जो जर्मन मार्क थी उसका जो वैल्यू है वो रद्दी से भी नीचे आ गया। रद्दी का भी वैल्यू 5-6 रुपये किलो होता है, उनके नोट का वैल्यू उससे भी कम हो गया। तो ये जो तरीका है ये सबसे घटिया तरीका होता है डेफिसिट को पूरा करने का। दूसरा तरीका है कि आप लोन ले लो।
लोन आप एक्सटर्नल लोन भी ले सकते हो, इंटरनल लोन भी ले सकते हो। एक्सटर्नल लोन मतलब आप फॉरेन से लोन उठा सकते हो, जैसे इंडिया आईएमएफ के पास गया, तो ये लेजिटिमेट तरीका है अपने डेफिसिट को पूरा करने का कि आप एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ, एक जेन्युइन बॉडी के पास जाओ, उससे आप लोन ले लो, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसको मान लो एंड यू आर गुड टू गो। बट काफ़ी टाइम क्या होता है कि आप ऐसे बॉडीज़ के पास ना जाके आप चाइना जैसे देश के पास चले जाते हो लोन मांगने, जैसे पाकिस्तान जाता रहता है, श्रीलंका चला गया था। तो इन दैट केस आप अपने देश के सॉवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। चाइना आके बैठ जाएगा आपके ऊपर 99 ईयर्स के लिए, आपके देश के एसेट्स को वो लीज पे ले लेगा। सो यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर सॉवरेनिटी अगर आप बेकार जगहों से एक्सटर्नल लोन्स ले लेते हो। इंटरनल लोन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर आपने इंटरनल लोन लिया, अगर भारत की सरकार आज एसबीआई को कहती है, आईसीआईसीआई को कहती है, एचडीएफसी को कहती है कि मेरे को लोन दो, तो ये जो बैंक से खुशी खुशी इंडियन गवर्नमेंट को लोन दे देगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास एक गारंटी है कि वो पैसा लौटाएगी, वो इंटरेस्ट रेट भी अच्छा देगी। तो ये बैंक्स बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे देगी। मगर इसका प्रॉब्लम क्या है, ये बैंक फिर इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देगी, ये आपको लोन नहीं देगी, ये किसी कंपनी को लोन नहीं देगी। अगर उसको इन्वेस्ट करना है, कोई भी कंपनी जब वो उसको नया फैक्ट्री लगाना होता है, नया प्रोजेक्ट लगाना होता है, तो वो अपनी जेब से थोड़ा ना देती है, वो इन बैंकों के पास जाती है, उनसे लोन लेती है और उसका पैसा से वो कंपनीज़ लगाती है, वो फैक्ट्रीज़ लगाती हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बैंकों से पैसा उठा लेती है तो ये बैंक्स ना आपको लोन देगी, ना किसी कंपनी को लोन देगी, और कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो पूरा बंद पड़ जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अगर सरकार अंदर से ही पैसा खींच ले, अंदर इकोनॉमी से ही पैसा खींच ले, तो इकोनॉमी में नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्ट नहीं करता है, कोई नए लोन्स नहीं दिए जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। तो इंटरनल लोन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जो तीसरा तरीका है डेफिसिट को पूरा करने का, वो है कि आप आरबीआई से पैसा निकाल लो। अभी देखिए, आरबीआई के पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होता है। जैसे मान लीजिए आपने सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लिया, तो सऊदी अरेबिया को तो आप रुपए में पेमेंट करोगे नहीं, वो तो लेगा नहीं रुपए में, उसे चाहिए होगा डॉलर। तो ये डॉलर आप लाओगे कहाँ से? आरबीआई के पास, या हर देश के पास एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया के पास आरबीआई है, इनके पास एक, समझ लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स में डॉलर्स रखा रहता है, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। जब भी हमको फॉरेन में कोई पेमेंट करना होता है किसी पार्टी को, हम इस बॉक्स में से डॉलर उठाते हैं और उनको दे देते हैं। फिर जब कोई हमें डॉलर में पेमेंट कर रहा है, कोई फॉरेन की पार्टी, तो आरबीआई उनके डॉलर को इस बॉक्स में रख लेती है, इसको रुपये में कन्वर्ट करके इंडिया की पार्टी को रुपये में पेमेंट कर देती है। तो इस बॉक्स में डॉलर का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल बैंक हमेशा फॉरेन की पार्टीज़ को पेमेंट कर पाए। अब काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जब डेफिसिट में आ जाती है, तो ये जो रिज़र्व में रखा हुआ है डॉलर, इससे पैसा खींच लेती है। यही हुआ 1991 के क्राइसिस में। गवर्नमेंट ने इतनी स्पेंडिंग कर दी, इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उस वक्त लगभग 12.5% का फिस्कल डेफिसिट चलता था। अभी तो 3-3.5% है, कोरोना के जस्ट पहले। तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट्स ने ये जो रिज़र्व है, इसको ऑलमोस्ट खाली कर दिया था, जिस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। जब आप आरबीआई से पैसा निकाल लेते हो, तब आप फॉरेन की पार्टी को पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि डॉलर्स नहीं हैं। तब जाके आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते, इस वजह से इस क्राइसिस का नाम पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्योंकि अब आप फॉरेन की पार्टीज़ को पे नहीं कर सकते, और इसी वजह से इस क्राइसिस का नाम ये पड़ा। तो अब हम देखते हैं कौन से कारण थे जिसके वजह से ये क्राइसिस पैदा हुआ।